तो अब हम लोग बात करेंगे मीन एटॉमिक मास का। मीन एटॉमिक मास किसके लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो सेमी एलिमेंट का जब एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स, मतलब सेमी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसका जो बोल सकते हैं एटॉमिक वेट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें एवरेज निकालना पड़ता है डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक वेट का, जिसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक वेट और मीन एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो फॉर एलिमेंट्स विच हैव एटम्स विथ डिफरेंट रिलेटिव मासेस, है ना, जिसको आइसोटॉप्स बोलते हैं, द एटॉमिक मास इज टेकन एज द वेटेड मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस। कहने का मतलब कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स जो होते हैं, जैसे अगर हम लोग आइसोटॉप्स की पहले बात करते हैं, इसको बोलते हैं ना कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number are called isotopes, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 1 2 3। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो अपने 3 आइसोटॉप्स में, जिसको क्या क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या फिर ट्राइटियम, है ना। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसे तो H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे D बोल सकते हैं, इसे T से बताते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सबका क्या है, मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो आइसोटॉप्स होते हैं। तो नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो क्लोरीन 35 जो है वो 75% अकरेंस है, और क्लोरीन 37 वाला जो आइसोटॉप है उसका बोल सकते हैं कि 25% नेचर में पाया जाता है, ठीक है। तो उसका जो परसेंटेज ऑफ अकरेंस है और उसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसके एटॉमिक वेट का, तो इससे क्या निकलेगा, एवरेज एटॉमिक वेट। तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं क्या कि एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन this will be equal to 75% जो है वो अकर कर रहा है, मतलब 75% जो है वो बोल सकते हैं कि नेचर में पाया जाता है। कौन सा आइसोटॉप, 35 वाला आइसोटॉप, ठीक है, और 37 वाला आइसोटॉप 25% मिल रहा है नेचर में, ठीक है। तो इन दोनों का एक्चुअली समेशन लेंगे और 100 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने पर 35.5 AMU मिलेगा, अगर हम AMU की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, 35.5 AMU। सो दिस इज योर एवरेज एटॉमिक मास फॉर क्लोरीन एटम,
है ना। मतलब क्लोरीन का 2 आइसोटॉप होता है 35, 37, लेकिन उसका एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो दोनों आइसोटॉप की परसेंटेज ऑफ अकरेंस के बेसिस पे तो कितना आता है 35.5 AMU। ठीक है, तो बात समझ में आया। यही रीज़न होता है कि जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास देखते हैं तो वो क्या है कि हमें पॉइंट में दिखता है, मतलब वो सारे डेसिमल और फ्रैक्शंस में नज़र आते हैं। तो इसका ये मतलब है कि उन एलिमेंट्स का जो है वो आइसोटॉप्स मिल रहा है और उसके परसेंटेज ऑफ अकरेंस के बेसिस पे उसका एवरेज एटॉमिक मास लिया गया है और वो एक्चुअली हमें जानना रहता है। हाँ, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं या फिर ले लिया जाता है कि चलो भाई सिलिकॉन का 28 है या फिर फास्फोरस का 31, इस तरह से। ठीक है, तो बट दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक्चुअली द एटॉमिक मास that we should use is the average atomic mass for any element for your exact numerical value। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास आप सिलिकॉन का बताइए अगर उसका रिलेटिव एबंडेंस है, मतलब नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो उसका परसेंटेज दिया हुआ है सिलिकॉन 28, 29 और 30 का। ठीक है, तो आप इसका एवरेज एटॉमिक वेट बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले आप परसेंटेज ऑफ एबंडेंस लिख लो। जैसे जो सिलिकॉन 28 है, ठीक है, सिलिकॉन 28 ये 92.23% जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सिलिकॉन 29 जो है ये 4.77% है। सिलिकॉन 30 जो है that is your 3%। okay, so how will you calculate the average or mean atomic mass of silicon will be equal to, जो डिफरेंट आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास है उसको उसके परसेंटेज ऑफ एबंडेंस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और हमें एवरेज ले लेना है। जैसे 28 एटॉमिक मास वाला जो है वो 92.23% है। ठीक है, प्लस 29 का जो एटॉमिक मास का है वो 4.77% एग्जिस्ट कर रहा है और 30 का जो है वो 3% एग्जिस्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसे में आप अगर कैलकुलेट करते हो सिलिकॉन का एटॉमिक मास तो यहाँ पे आपको मिलेगा 28 पॉइंट, जैसे जो जिसका परसेंटेज जितना ज़्यादा है ना नेचर में, तो वही आइसोटॉप्स का के आसपास जो है हमारा एवरेज आना चाहिए। कहने का मतलब एवरेज जो है वो लोवेस्ट एटॉमिक मास से हाईएस्ट एटॉमिक मास के बीच में लाई करेगा। तो लोवेस्ट कितना है यहाँ पे 28 और हाईएस्ट कितना है 30। तो एक्चुअली 28 वाला ज़्यादा एबंडेंस में है, इसीलिए 28.14 के अराउंड जो है वो तुम्हारा आ जाएगा क्या, सिलिकॉन का एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ मूविंग अहेड, एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एबंडेंस ऑफ Ag109 if it is known that silver exists in only two isotopic form, that is Ag107 and Ag109. Given average atomic weight of Ag, that is silver, is 108.5. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सिल्वर जो है वो दो आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात मतलब हमें पता है कि सिल्वर जो है वो दो आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, Ag107 और Ag109, और उसका एवरेज एटॉमिक वेट जो है वो दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ एबंडेंस क्या होगा, मतलब कि दोनों आइसोटॉप कितने परसेंटेज में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, जो भी बात गिवन है आप उसको पहले लिखो। ठीक है,
जैसे हम लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि जो सिल्वर 107 है वो x% है सपोज, ठीक है। ऐसा करते हैं, लेट द परसेंटेज ऑफ एबंडेंस ऑफ AG107 इज x। कहने का मतलब ये x% है, ठीक है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ एबंडेंस ऑफ AG109 विल बी इक्वल टू, क्योंकि देखो दो ही आइसोटॉप है तो हम लोग एक का x% है तो दूसरा का 100 माइनस x% बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक वेट जो है दैट शुड बी इक्वल टू x% 107 वाला आइसोटॉप प्लस 100 माइनस x% 109 एटॉमिक वेट का आइसोटॉप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एवरेज एटॉमिक वेट जो है वो गिवन है 108.5। आप AMU में लिखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आ जाएगा वैल्यू 107 109। तो आप बोलोगे 10900 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइडेड बाय, यू कैन राइट हियर दैट इज़ 100। तो यहाँ से आपके पास जो है वो आ जाएगा कितना 10850, ठीक है, इक्वल टू 900 माइनस 2x। सो 2x विल बी इक्वल टू 150, ओके। सो 2x विल बी इक्वल टू 150। तो यहाँ से आप बोलोगे कि x जो है वो हमारा आ गया 75। तो x 75 आ रहा है, मीन्स जो परसेंटेज ऑफ एबंडेंस है सिल्वर 107 का वो कितना है 75%। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आ रहा है ये कितना आ रहा है 75%। तो ये AG109 का क्या आ जाएगा, AG109 का 100 माइनस 75, दिस मीन्स 25%, ठीक है। तो जो एक वैल्यू आ रहा है ये कितना है 70, एक मिनट, जैसे ये क्या है, हाँ, दिस इज योर 75% फॉर AG107 एंड दिस इज 25% किसके लिए है, AG109 के लिए। तो दोनों का परसेंटेज ऑफ एबंडेंस जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। कैसे, क्योंकि देखो एवरेज एटॉमिक वेट पता था तो दो ही आइसोटॉप है तो एक का x% माने और दूसरा का 100 माइनस x, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, तो हम लोग समझते हैं कि मीन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जिस तरह से मीन एटॉमिक मास हम लोगों ने डिफाइन किया, ये क्या होता है कि डिफरेंट आइसोटॉप्स के लिए डिफाइन किया। यहाँ पे मीन मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए डिफाइन होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक गैसेस मॉलिक्यूल्स या फिर कोई सब्सटेंस जो है वो आपस में मिक्स हो जाता है। तो हम लोग टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके मीन मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग सिंपल सा बात देखें कि नंबर ऑफ़ मोल जब हम लोग कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ़ मोल, तो हम लोग क्या बोलते थे, नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करते थे, ये बोलते थे कि नंबर ऑफ़ मोल जो होता है वो वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर वेट। नंबर ऑफ़ मोल जो होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, जिसको आप बोल रहे हो, मान लो ग्राम में है ये, ठीक है, दोनों ग्राम में है। सो हाउ विल यू calculate the molar weight in gram, this will be equal to weight by mole, है ना, weight by mole। तो in the same way when you have a mixture of different substances, तो यहाँ भी आपको टोटल वेट बाय मोलर वेट
बाय टोटल वेट बाय नंबर ऑफ मोल करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल वेट बाय नंबर ऑफ मोल। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें गैसेस जो हैं वो मिक्स हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें गैस जो है वो A है, गैस B, गैस C, मतलब 3 गैस है इसमें, ठीक है। तीनों का अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल यानी मोल्स जो है प्रेजेंट, इसका मोल्स जो है वो मान लेते हैं कि N1 है, N2 है और N3 है, ठीक है। और सबका अगर हम मोलर वेट की बात करें यानी 1 मोल का मास का बात करें तो आप ये भी लिख सकते हो कि सबका जो मोलर वेट है, मान लो ये कैपिटल M1 है, ये कैपिटल M2 है, ये कैपिटल M3 है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो टोटल वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू, अब बोलेंगे अगर वेट हम बात करेंगे मान लो किसी एक गैस का, तो क्या बोलेंगे N1 M1 है ना, इसके लिए N2 M2, N3 M3 है ना। इस तरह से हम लोग वेट जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट मिल जाता है। सो फॉर द टोटल वेट यू हैव N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 है ना, और नीचे में क्या आ जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इससे देख सकते हो कि ये फार्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक बात और यहाँ आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो मेन मॉलिक्यूलर मास आ रहा है ये टोटल वेट बाय टोटल मोल, कहने का मतलब कि आपका ग्राम पर मोल में ये आंसर होगा, ठीक है, ग्राम पर मोल में। अगर हम डिफरेंट गैसेस के जगह पे कुछ रखते हैं, मान लो NO2 गैस है या फिर O2 है, H2 है, तो ऐसे में भी हम लोग उसका अगर मोल पता रहेगा तो कैलकुलेट कर लेंगे क्या, मोलर वेट, ठीक है, एवरेज मोलर वेट। ओके, देयर इज वन मोर टर्म दैट इज percentage of each element present in the compound can be calculated. Okay, so we are going to see that is percentage composition, है ना। हम लोग percentage composition देखना चाह रहे हैं कि किसी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। कहने का मतलब कि अगर हमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसका परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इसको समझते हैं, जैसे बोलते हैं कि NH3 है, ठीक है, NH3 क्या है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में अगर हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट जानना है, ठीक है, कि अमोनिया में हाइड्रोजन जो है वो कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर उसमें कितना है, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन one molecule of NH3 divided by molecular mass of NH3, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या बताओगे कि इसमें हाइड्रोजन कितना है, 3 आइटम है हाइड्रोजन का, तो हम लोग बोलेंगे कि वो हाइड्रोजन जो है वो 3 AMU है, ठीक है। और मोलिकुलर मास ऑफ NH3 कितना होता है, तो इसके लिए जो मोलिकुलर वेट होता है डेट इज योर 17 AMU, है ना, एक मॉलिक्यूल का मास, सो 17 AMU। इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें परसेंटेज मिलेगा। सो नाउ यू विल गेट इट लाइक, आपका कितना आ जाएगा, 3/300 डिवाइडेड बाय 17, है ना, परसेंटेज
परसेंटेज में आ जाएगा। आप इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहते हो डेसिमल में तो कितना आ जाएगा 17.65 ठीक है। आपका ये परसेंटेज आ जाएगा किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। सो दिस इज योर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया। नाउ अब अगर आप चाहते हो कि नाइट्रोजन का भी परसेंटेज बताएं तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 100 माइनस दैट वाज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कितना हो जाएगा आपका 82.35%। तो ये जो परसेंटेज एक्चुअली बता रहे हैं ये एक तरह से मास परसेंट है डिफरेंट एलिमेंट्स का, क्योंकि हम लोग मास का रेशियो ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कितने थे उसका मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। तो इस तरह से ये एक तरह से बोलो कि ये मास का रेशियो बता रहा है, या फिर आप ये हमारा मास परसेंट बताता है, मास परसेंट। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH एंड कैल्शियम कार्बोनेट। चलो कैल्शियम कार्बोनेट NaOH, तो हम लोग इसका कैसे बताएंगे मास परसेंट। तो सिंपली ऑक्सीजन का जो मास प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट का उस मॉलिक्यूल में। तो आप अगर फर्स्ट में देखो NaOH के लिए, तो आप क्या करोगे, बोलोगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इसमें इसका आप बताओ कि कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो दिस इज योर 40 AMU, है ना। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज का अगर बात करेंगे तो NaOH में ऑक्सीजन का परसेंटेज, कहने का मतलब कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज योर 60, 16 डिवाइडेड बाय 40, है ना, इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 4 जब भी चला गया, कितना आ गया 40। कहने का मतलब कि NaOH में ऑक्सीजन जो है वो 40% बाय मास प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से आप कैल्शियम कार्बोनेट का भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे बात करते हैं अगर हम लोग दूसरा CaCO3 के लिए, सो बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3, मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3। तो कितना आ जाएगा इसमें, ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 3 जा 48 डिवाइडेड बाय 100, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये जो हमें मिल रहा है ये 48% क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन का मास परसेंट मिल रहा है, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, ओके। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो देखा है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में देखेंगे, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।
ओके, थैंक यू।